अपन एनसीईआरटी कक्षा 11 विषय गणित पढ़ रहे थे अपन, जिसमें पहली यूनिट अपनों ने समुच्चय पढ़ ली थी। आज दूसरी यूनिट है संबंध एवं फलन। देखो जो दूसरी यूनिट पढ़ रहे हैं अपन संबंध एवं फलन कक्षा 12 के लिए भी उपयोगी आपके, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। वहाँ पे ये पहली यूनिट है, ठीक है। समुच्चय पढ़ लिया, अब तो समुच्चय का कार्तीय गुणनखंड पढ़ते हैं अपन, ठीक है। देखो समुच्चय का कार्तीय गुणन क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, दो अरिक्त समुच्चयों P तथा Q का कार्तीय गुणन P गुणा Q उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनका प्रथम घटक P से है तथा द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जाता है। देखो किसे रूप में दर्शाएंगे अपन उसको, P क्रॉस Q को कैसे दर्शाएंगे, P क्रॉस Q, जिसमें P स्मॉल p कैपिटल P से बिलोंग्स टू और स्मॉल q कैपिटल Q से बिलोंग्स टू है। P प्रथम घटक P से है और सेकंड घटक द्वितीय घटक Q से है आपके। नोट, एक अतिरिक्त बात और है यहाँ पर, इसको नोट करना अपन को। ये तो कार्तीय गुणन इस प्रकार दर्शाएंगे अपन। नोट, यदि P तथा Q में से कोई भी रिक्त समुच्चय है तो उनका कार्तीय गुणन भी क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। जैसे एक तो P दे दिया आपसे और दूसरा आपने रिक्त समुच्चय दे दिया, तो इसका कार्तीय गुणनखंड भी क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है। ये तो याद करने वाली बात हुई। अब प्रश्न वाली बात है अपन। प्रश्न वाली 2.1 है आपकी, यदि x/3 + 1 y - 2/3 बराबर 5/3 1/3 हो तो x और y का मान निकालिए। देखो क्रमित युग्म समान दिए हुए हैं, दो कार्तीय गुणनखंड दे रखा है। P क्रॉस Q से, पहला प्रथम अवयव P से, दूसरा अवयव Q से, तो इधर भी 5/3 1/3 दोनों बराबर दे रखे। तो क्रमित युग्म समान है, तो इसलिए संगत घटक भी क्या होंगे, इनके समान होंगे। तो देखो आपका ये x/3 + 1 इधर दिया हुआ, इधर 5/3 के बराबर हो जाएगा, इसका प्रथम उसके प्रथम के बराबर हो जाएगा, तो x/3 बराबर आ जाएगा आपकी। ये 1 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 5/3 में से 1 को हटाएंगे तो x/3 इम्प्लाइज बराबर आ जाएगा 5, और 5/3 - 1 का एलसीएम लिया अपने 3 आया। 5 - 3 एकम 3 हो गया, और 5 में से 3 गया तो 2/3 आ गया। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। इसी प्रकार दूसरा घटक दिया हुआ है आपको y - 2/3, इसका दूसरा घटक है 1/3, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे आपके, तो ये दोनों भी बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो y - 2/3 बराबर 1/3, तो y बराबर आ जाएगा आपके माइनस के 2/3, इधर जाएगा पक्षांतर होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया, तो 1/3 + 2/3, तो नीचे दोनों के एलसीएम में 3 आ जाएगा, और 1 और 2 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया आपके, तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको दिया है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव है और समुच्चय B में 3 4 5 इसमें भी 3 अवयव दिख रहे हैं, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या पूछी उसने। A और B का कार्तीय गुणन में अवयव की संख्या पूछी, तो मान लिया साहब, माना कि A में 3 अवयव कौन कौन से, x1 x2 x3, और B में 3 अवयव दिए हुए 3 4 5, तो A तथा B का कार्तीय गुणन क्या होगा, A क्रॉस B। अब देखो कार्तीय गुणन कैसे याद कर दूँगा, ऊपर प्रश्न डेफिनेशन में पढ़ा भी सही, यहाँ समझ भी लो उसको। जैसे इसका ए का 3 अवयव पहला क्या है, x1 है, इस x1 का 3 4 5 तीनों के साथ कार्तीय गुणन क्या हो जाएगा, x1, 3, जो प्रथम घटक P से है, द्वितीय घटक A से है और द्वितीय घटक B से है। x1 3, x1, 3, x1, 4 प्रत्येक के साथ करेंगे, x1, 5 ये हो गया। फिर इस x2 इसका प्रथम, इसके तीनों के द्वितीय से x2, 3, x2, 4, x2, 5। इसी प्रकार इसका x3 भी तीनों से x3, 3, x3, 4 और x3, 5। इस प्रकार ये कार्तीय गुणन आ गया। अब A से B में अवयव की संख्या कितनी होगी, देखो अवयव की संख्या अपन यहाँ से गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ओडाइट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि A और B में अवयव की संख्या का गुणनफल कर दो सीधा, तो आपके आंसर आ जाएगा आपके। देखो कितना आ गया, 3 × 3, A में भी 3 अवयव थे, B में भी 3 अवयव थे। हाँ तो दोस्तों प्रणाम। प्रश्न वाली 2.1 का 2 सवाल कर चुके हैं अपन, संबंध और फलन, इसमें कार्य समुच्चय और कार्तीय गुणन पढ़ रहे थे। प्रश्न नंबर 3 है आज, यदि G बराबर 7,8 एक अरिक्त समुच्चय और H बराबर 5,4, 2 अरिक्त समुच्चय दिया है। 2 अरिक्त समुच्चय दिए हैं, जिसमें आपको G में तो 2 अवयव दिए हैं आपको, कौन कौन से, 7 और 8, और इधर 5 4 2। तो आपको G से H का कार्तीय गुणनखंड और H से G का कार्तीय गुणन निकालना है। G से H का कार्तीय गुणन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे,
प्रथम घटक क्या आपका g है और द्वितीय घटक क्या है h है। तो प्रथम घटक के रूप में आपके 7 और 8 अवयव आने चाहिए, दिख रहे हैं आपको, और द्वितीय घटक के रूप में 5 4 2 आने चाहिए। तो 5 4 2 आ रहे ना। तो पहले इस 7 का 5 के साथ कार्तीय गुणन 5 7 हो जाएगा, 7 के 4 के साथ 7 4 हो जाएगा और 2 के साथ 7 2 हो जाएगा। ऐसे ही 8 का भी निकालेंगे तो 8 का 5 के साथ 8 5, 8 का 4 के साथ 8 4 और 8 का 2 के साथ 8 2 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार आपसे एच से जी का कार्तीय गुणनखंड भी पूछा, तो एच से जी के कार्तीय गुणन में अब प्रथम घटक क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा और द्वितीय घटक क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। तो प्रथम घटक के रूप में यहाँ अवयव 5 4 2 दिखेंगे आपको, क्या दिखेंगे 5 4 2, ये 5 ये 4 और ये 2। तो इस 5 का 7 के साथ 5 7, 5 का 8 के साथ 5 8, ऐसे 4 का 4 7, 4 का 8 के साथ 4 8 और 2 का 2 7 और 2 का 8 के साथ 2 8। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ आपसे कि बताए कि निम्न कथनों में से प्रत्येक सत्य अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो कथन को सही बनाकर लिखना है आपने। ठीक है, देखो इसको सही करके लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 1 दिया है इसमें कि यदि p बराबर m कोमा n, p में अवयव दे रखे आपको n कोमा m कोमा n और n q में अवयव दे रखे n कोमा m, तो आपको p से q पर कार्तीय गुणन निकालना है। देखो उसने दिया है और आपने क्या देखा उसमें कि प्रथम अवयव m है इसका प्रथम घटक p का प्रथम अवयव क्या है m है और द्वितीय घटक q है, q का अवयव क्या है n है। तो m का n के साथ निकालेंगे तो mn आ जाएगा, फिर m का m के साथ निकालेंगे mm आ जाएगा, फिर इस n का इस n के साथ निकालेंगे nn और फिर n का m के साथ nm आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये याद हो जाएगा। इसमें ये चीज़ नहीं दी हुई थी, दोनों दिए थे आपको, है ना, बीच वाला फाइंड हो गया। अब अगले प्रश्न में पूछा उसने कि यदि a बराबर 1,2 और b बराबर 3,4 तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई और a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई निकालना है। तो अपनों ने पढ़ा था कि b समुच्चय का इंटरसेक्शन कर रहे अपन फाई के साथ, तो बी में भी फाई होगा और फाई का साउनिस्ट इंटरसेक्शन क्या आएगा फाई आएगा। तो यहाँ बी इंटरसेक्शन फाई की जगह फाई आ गया ना, ये निकल के यहाँ पर। तो अब हम ने ये इससे पहले ये भी पढ़ा था कि ए या बी में से कार्तीय गुणन में कोई भी एक रिक्त समुच्चय आ जाए तो उसका कार्तीय गुणन भी क्या होगा रिक्त होगा। तो ए का इस रिक्त समुच्चय के साथ कार्तीय गुणन भी क्या आया आपके रिक्त आया। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 में दिया है यदि a बराबर -1,1 तो a क्रॉस a निकालना आपको, मतलब 3 बार a का गुणन करना है कार्तीय गुणन। तो a का पहले इस a से कार्तीय गुणन निकाला आपने, पहले फर्स्ट इन दोनों का निकाला, a क्रॉस a कार्तीय गुणन निकाला। तो a क्रॉस a का कार्तीय गुणन निकाला, इसका प्रथम हुए -1 है, इस -1 का इस -1 के साथ -1 कोमा 1, फिर इस -1 का इस 1 के साथ भी बनाए तो -1 कोमा 1। अब इस 1 का इस -1 के साथ बनाएंगे तो 1 कोमा -1, इस 1 का 1 के साथ बनाएंगे तो ये आ गया। अब यहाँ तक तो ये हल हो गया। अब आपको एक और ए से और इसका कार्तीय गुणन निकालना है। तो ए में क्या अवयव -1 कोमा 1, तो -1 कोमा 1 का इसके साथ बनाएंगे तो क्या बन जाएगा -1 कोमा -1 कोमा -1। फिर इस -1 का फिर इस दूसरे के साथ बनाएंगे तो -1 कोमा -1 कोमा 1, फिर -1 आगे जुड़ता जा रहा है। प्रथम घटक क्या है इसमें ए है आपका, तो इसी प्रकार -1 का इससे साथ करेंगे तो -1 कोमा 1 आ गया। फिर -1 का आपको इसके साथ करना है आपको, तो -1 कोमा 1 आ गया, चारों के साथ हो गया। अब इस पीछे वाले इस 1 का भी इन चारों के साथ, तो 1 कोमा -1 कोमा 1 आ जाएगा, फिर 1 कोमा -1 कोमा 1 आ जाएगा, फिर 1 कोमा -1 कोमा -1 आ जाएगा और लास्ट वाले के साथ 1 1। इस प्रकार ये याद हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 7। देखो प्रश्न नंबर 7 में दिया है आपको कि मान लीजिए ए में अवयव दे रखे हैं 1,2 और बी में 1 2 3 4, सी में 5 6 और डी में 5 6 7 8। तो सत्यापित कीजिए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी आपको याद करना पड़ेगा इसमें, और उसका कार्तीय गुणन किसके बराबर होगा ए क्रॉस बी, ए से बी के कार्तीय गुणनखंड और ए से सी के कार्तीय गुणन के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। तो पहले अपन LHS हल करते हैं। तो LHS में आपको दिया है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करा आप लोगों ने। तो देखो बी और सी में
कोई उपनिष्ठ है क्या? नहीं है। तो इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाई आएगा। अब इस फाई का रिक्त समुच्चय आ गया है। अब इस कार्तीय गुण, इसमें कार्तीय गुणनखंड पढ़ा था कि कोई भी एक दो ही में से एक भी अगर रिक्त समुच्चय उसका कार्तीय गुणनखंड भी क्या होगा? फाई होगा। तो ये इस प्रकार ये आ गया। अब अगले में RHS करते हैं। अब RHS में आपको ए क्रॉस बी भी निकालना है। तो ए क्रॉस बी निकाला आपने। ए में अवयव 1 2 3 4 और बी में ए में अवयव 1 2 और इसमें 1 2 3 4। तो इस एक का इन चारों के साथ निकलेगा 1,1 1,2 1,3 1,4। फिर इसी प्रकार 2 का भी चारों के साथ 2 1 2 1 2 2 और 2 3 2 4 आ गया ना। फिर इसका क्रमित युग्म निकाल लिया अपनों ने। फिर ए क्रॉस सी भी निकालना है। तो सी में अवयव है 5 की 6 और एक का सी के साथ निकालना है। तो प्रथम घटक ए है और द्वितीय घटक सी है। तो इस एक का इस 5 के साथ 1 5, एक का 6 के साथ 1 6, फिर 2 का 2 5 2 6 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में कोई उपनिष्ठ है, सार्वनिष्ठ है क्या? ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी का कार्तीय गुणनखंड में कोई सार्वनिष्ठ है क्या? नहीं है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? रिक्त आ जाएगा। इस प्रकार LHS बराबर RHS हो गया। इसी प्रकार इसका प्रश्न नंबर 2 भी कर सकते हो आप। ए क्रॉस सी निकाल सकते हैं। ए क्रॉस सी निकाल रखा है। बी क्रॉस डी निकाल के आपको क्या सिद्ध करना है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय होगा। मतलब एक से सी पर कार्तीय गुणनखंड सबसेट है बी से डी पर कार्तीय गुणनखंड के। ठीक है, इसी प्रकार आप इसका 8वां 9वां सवाल आप कर सकते हो। फिर मैंने आपको 10वां सवाल बताया। देखो 10वें में आपको कार्तीय गुणन दे रखा है। ए क्रॉस ए में 9 अवयव है। ठीक है, जिसमें 2 अवयव दे रखे हैं -1,0 और 0,1 भी है। तो समुच्चय ए याद कीजिए और ए क्रॉस ए के सभी शेष अवयव। तो ए से ए पर कार्तीय गुणनखंड में कितने अवयव दे रखे हैं? 9 अवयव दे रखे। तो 9 अवयव कैसे होंगे? ए से ए क्रॉस में तो दोनों में सेम है। तो ए से ए में कितने अवयव होंगे? 3 × 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ए में भी 3 अवयव होंगे, है ना। तो ए में 3 अवयव। तो देखो 3 अवयव कैसे हो रहे हैं यहाँ पर? 3 अवयव कैसे हो रहे? ऐसे हो रहे। -1,0 यहाँ से आ गया और 0,1 यहाँ से आ गया। ऐसे 3 अवयव हो गए। अब इनके कार्तीय गुणनखंड निकालेंगे। तो ए क्रॉस ए का कार्तीय गुणन निकालेंगे तो -1 का -1 के साथ बनाएंगे तो पहला ही आ जाएगा। फिर -1 का इस 0 के साथ बनाएंगे तो -1,0 यहाँ पे दिया है आपको। फिर -1 का आपको 1 के साथ बनाना है तो -1 का 1 के साथ ये आ गया। फिर -1 ये तो हो गया। अब 0 का लेंगे तो 0 का -1 के साथ बनाएंगे तो 0,1 0, -1 0 का 0 के साथ बनाएंगे 0 0 0 का 1 के साथ बनाएंगे तो 0 1 इधर दे रखा है। ठीक है, अब इस 1 का बनाएंगे -1 के साथ 1, -1 1 का 0 के साथ 1 0 और 1 का 1 के साथ ये 1 आ गया। ऐसा शेष अवयव भी याद हो गए आपको, सिद्ध हो गया। अब प्रश्नावली 2.2 का पढ़ने के लिए पहले अपन को संबंध पर चर्चा करनी पड़ेगी। कुछ संबंध को समझ लेते। संबंध रिलेशन क्या है? बिलोंग्स टू पढ़ा था आप लोगों ने अभी समुच्चय में। ऐसे ही यहाँ पर संबंध है। देखो पहले भी बताया था मैंने, ये यूनिट आपके कक्षा 12 में भी है, इसलिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये पार्ट तो संबंध वाला समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो संबंध और फलन वहाँ पे भी आपके। देखो संबंध क्या होता है? किसी अरिक्त समुच्चय, देखना इस डेफिनेशन को, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए से ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। संबंध क्या होता है? कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय होता है। यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम और द्वितीय घटकों के मध्य संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर दो समुच्चय लिए मैंने, अरिक्त समुच्चय ए से बी। तो ए से बी पर जो कार्तीय गुणन आ रहा है ए क्रॉस बी का ये एक उपसमुच्चय होगा तथा ए से बी में क्रमित युग्मों में प्रथम और द्वितीय घटकों के मध्य जो संबंध बन रहा है, ये संबंध तीर के निशान लगा के 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, ऐसे। तो ये संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। तो द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब होता है। ये जो आपका द्वितीय घटक है ना, ये इस प्रथम घटक का क्या है? आईना है, प्रतिबिंब है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर प्रांत और परिसर पर चर्चा करते हैं। अब प्रांत क्या चीज़ है? समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। देखो ए से समुच्चय बी में संबंध के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटक, ये जो क्रमित युग्म बन रहा है 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ,
ऐसे कर्मित युग्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपको दिख रहा है तीर के निशान लगा के। तो इसके जो प्रथम घटक आएंगे समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध के कर्मित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का क्या कहेंगे अपन, प्रांत कहेंगे। तो प्रांत क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, इन 5 तक का संबंध बन रहा है तो ये प्रांत हो गया। अब परिसर क्या आता है, परिसर बहुत सीधी चीज़ है। परिसर भी समुच्चय ए, देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के कर्मित युग्मों की सभी द्वितीय घटकों के समुच्चयों को, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के कर्मित युग्मों की सभी द्वितीय घटक, जैसे अब यहाँ से इधर संबंध बन रहा है तो अब द्वितीय घटक क्या है, 2 3 4 5 6 ये बन रहा है। तो समुच्चय ए से संबंध समुच्चय बी में संबंध आर के कर्मित युग्मों के सभी द्वितीय घटक, प्रथम घटक तो यह हो गया था आपका 1 का 2 के साथ हो गया था, 2 का 3 के साथ हो गया था, 3 के 4 के साथ, 4 का 5 के साथ और 5 का 6 के साथ आ गया था। तो इसमें जो प्रथम घटक आ रहे थे ये तो इसके क्या हो गए, प्रांत हो गए। और द्वितीय घटक क्या कहलाएंगे इस बार, 2 3 4 5 6 आपके 2 3 4 5 6 क्या कहलाएंगे आपके, ये देखो यहाँ पर लिख रखा मैंने 2 3 4 5 6 ये इसके परिसर कहलाएंगे। द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहते हैं। ठीक है, इसमें ये आपका रिलेशन दिया था कि x, y जहाँ y बिलोंग्स टू x प्लस 1 है, मतलब y का मान x में 1 जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो 1 रखा आपने, 1 में 1 जोड़ा तो y का मान कितना आया आपके, 2 आया, फिर 2 में 1 जोड़ा तो 3 आ गया। ऐसे यहाँ पर संबंध बनते जा रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, बहुत सीधा सा है ना। अब इसके बाद पढ़ते हैं अपन, देखो समुच्चय बी, जो समुच्चय बी था ना उसमें समुच्चय बी संबंध आर का सप्रांत, समुच्चय बी में जितने भी अवयव हैं ना आपके, ये समुच्चय बी है, इसके जितने भी अवयव 1 से लगा के आपके 1 2 3 4 5 6 ये सारे अवयव समुच्चय बी, क्या लिखा है यहाँ पर, समुच्चय बी संबंध आर का सप्रांत कहलाता है। और परिसर क्या है, सप्रांत का सबसेट होता है, क्योंकि परिसर में आपने अवयव देखे कि कौन कौन से अवयव है, 2 से जो 6 तक थे, तो 2 से 6 तक है तो एक भी तो है इसमें, तो सप्रांत तो सारे अवयव कहलाएंगे। समुच्चय बी संबंध आर का सप्रांत, जो समुच्चय बी है ना वो सारा क्या है, सप्रांत है, और परिसर उसका उपसमुच्चय होगा। ठीक है, अब प्रश्नावली 2.2 पर चर्चा करते हैं। देखो प्रश्नावली 2.2 बहुत सरल है। मान लीजिए कि ए में अवयव दे रखे 1 से 1 2 3 ऐसे 14 तक, जहाँ रिलेशन आर दे रखा है x, y बराबर 3x माइनस वाई बराबर 0, जहाँ x और y बिलोंग्स टू इस a में ही है। द्वारा a से a का एक संबंध r लिखना है, आपको संबंध r लिखना है बस यहाँ पे, और इसके प्रांत, सप्रांत और परिसर को लिखना है। देखो रिलेशन r दिया हुआ आपको, r दिया है, r लिख लिया मैंने। अब 3x माइनस वाई बराबर 0 दिया है, तो 3x बराबर क्या आ गया, y आ गया। अब x की वैल्यू मैंने जैसे यहाँ पर 1 रखी तो y का मान कितना मिल गया मेरे को, 3 एकम 3, y बराबर 3 आ गया, तो 1,3 आ गया। ऐसे ही 2 रखूँगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा y का मान, 3 रखूँगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा y का मान, 4 रखूँगा तो 4 ती 12, 5 तो मैं रखूँगा तो 5 3 15 हो जाएगा, और 15 तो इसमें है ही नहीं, 14 था कि इसमें अवयव, तो इसलिए मैंने ये चारों ही रखे। तो ये इसका रिलेशन आ गया, कर्मित युग्म आ गए संबंध में। अब इस कर्मित युग्मों में संबंध में कर्मित युग्म के प्रथम घटक क्या कहलाएंगे, इसके प्रांत कहलाएंगे। देखो ये प्रांत छाट लिया अपनों ने, 1 2 3 4 ये प्रांत हो गया। और परिसर इसके द्वितीय घटक 2 6 3 6 9 12, 3 6 9 12 आ गया, सीधा सा हो गया। और सप्रांत भी पूछा है तो सप्रांत में ये सारे अवयव आ जाएंगे जो समुच्चय बी के अंदर है, ये सारे 1 से 14 तक। ठीक है, बहुत सीधा है। अब प्रश्न नंबर 2 देखो, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय आर में एक रिलेशन दिया है यहाँ पर भी आपको कि x, y जहाँ y बिलोंग्स टू y इक्वल x प्लस 5 और कोमा लगा के लिखा हुआ है x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। क्या है, 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, और x y बिलोंग्स टू n है। द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए तथा इस संबंध में रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर भी लिखने हैं। देखो अब संबंध निकालते हैं अपन पहले तो y बराबर क्या दिया हुआ आपको, x प्लस 5, तो x का मान 1 रखा मैंने, तो y का मान कितना मिल गया, 6, तो 1,6 हो गया। फिर 2 रखा तो 2 7 हो गया, 2 में 5 जोड़ दिया 7 हो गया।
फिर 3 रखा तो 3 5 8 हो गया, ये हो गया। अब उसने कहा कि x की वैल्यू आपको 4 से कम रखनी है, तो 4 से लेस ही होनी चाहिए, तो 1 2 3 ही रखा मैंने। तो इस प्रकार x का मान 4 से कम भी रखा, तो ये आपको रिलेशन आर आ गया। अब रिलेशन आर आने के बाद अब वो सीधा है, आपको यह पता है क्रमित युग्मों संबंध आर के क्रमित युग्मों के प्रथम घटक क्या कहलाएंगे, आपके प्रांत और द्वितीय घटक परिसर। तो प्रथम घटक क्या है, 1 2 3, तो ये 1 2 3 तो प्रांत हो गया और ये परिसर हो गया आपका 6 7 8। ठीक है। अब प्रश्नावली, इसी प्रश्नावली का आकृति 2.7 समुच्चय P से Q में एक संबंध दर्शाती है। देखो इस प्रश्न को देखो, ये आकृति 2.7 है और इसमें P से Q पर एक संबंध दिख रहा है आपको, 5 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ और 7 का 5 के साथ दिख रहा है ना सारा। तो अब इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में दोनों में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं पहले तो, आर रिलेशन आर बराबर x, वाई, जहाँ y का मान, देखो y का मान 3 आ रहा है, वो 3 कैसे आ रहा, 5 में से आप 2 घटाओगे तभी तो 3 आएगा, तो x की वैल्यू 5 6 7 रखेंगे तो ये 3 4 5 आ जाएगा, y का मान निकलता जाएगा, तो ये रिलेशन आ गया। अब इसको रोस्टर रूप में तो लिख दिया आपने, इस निर्माण रूप में। अब रोस्टर रूप में तो 5 का 3 के साथ है क्रमित युग्म बनाओ, 6 का 4 के साथ है और 7 का 5 के साथ है, तो ये आ गया। अब इसमें प्रांत और परिसर भी छांटना है, तो परिसर प्रांत क्या है, प्रथम अवयव के प्रथम घटक क्या कहलाएगा, इसका प्रांत कहलाएगा, और द्वितीय घटक क्या कहलाएगा, इसका परिसर, ये आ गया। अगला प्रश्न है कि आर में रिलेशन दिया है x, x + 5, जहाँ x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर याद कीजिए। अब देखो सॉल्यूशन, इसका प्रांत निकालना आपको, तो प्रांत क्या हो जाएगा इसका, बताया ना आपको, इसके प्रथम घटक जैसे आप 0 1 2 3 4 5 पुटअप करोगे यहाँ पर, तो इसमें इधर एक एक बढ़ता जाएगा, 0 रखा तो इधर y के x + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 और 5 0 5 आ जाएगा। तो इसका प्रांत और परिसर, तो प्रांत तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 सबका निकल जाएगा, और परिसर क्या हो जाएगा इसका, 0 में 5 जोड़ूँगा तो 5 आ जाएगा, 0 में 1 में 5 जोड़ूँगा तो 6 आ जाएगा, ऐसे 7 ऐसे 8 ऐसे 9 ऐसे 10 इसके परिसर आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर आपको क्राइटेरियन दिया है, तो आपका ये परिसर आपका द्वितीय घटक ही हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर देखो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 आपको करना है। 8वां बताता हूँ मैं। 8वां देखो, मान लीजिए ए में अवयव दे रखे x y z और बी में दे रखा 1,2, तो ए से बी में संबंधों की संख्या याद कीजिए। अब देखो संबंधों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने ए में 3, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं आपके 2, तो नंबर ऑफ ए से बी में कार्तीय गुणनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके 3 × 2 6 हो जाएगी। अब आपसे ए से बी में संबंधों की संख्या पूछी, तो संबंधों की संख्या अपन को याद है कि 2 की पावर और इनका दोनों में जितने अवयव हैं उनका गुणनफल आ जाएगा ऊपर, तो 2 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे भी काम में आएगा है। इसके बाद ये प्रश्नावली ख़त्म होती है यहीं पर। ठीक है, आप आगे के सवाल कर लेना। धन्यवाद।